नमस्कार। आज हमारे सामने है प्रतिभा शर्मा की कविताओं का संग्रह आत्ममंथन। हमारे पास इसकी प्रस्तावना है, लेखिका की अपनी बात भी है और हाँ, विषय सूची और कुछ कविताएं भी हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन अंशों के जरिए इस संग्रह की आत्मा को समझें। मतलब ये कविताएं क्या कहती हैं, कैसे कहती हैं और पढ़ने वालों के लिए इनके मायने क्या हो सकते हैं। प्रस्तावना में इसे विचार एवं भाव का गुलदस्ता कहा गया है। दिलचस्प है ना? तो चलिए देखते हैं इस गुलदस्ते में क्या क्या है। शुरुआत करते हैं लेखिका प्रतिभा शर्मा की अपनी बात से। वो बताती हैं कि बचपन से ही थोड़ी अंतर्मुखी सी रही हैं और परिवार ने प्रोत्साहित किया तो लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। और एक बात जो ध्यान खींचती है, उनकी पहली कविता पेड़ हमारे मित्र वो 1997 में स्कूल के वार्षिकोत्सव के लिए लिखी थी। मतलब एक काफी निजी सी शुरुआत। बिल्कुल। और ये निजी सफर ही आगे चलकर, जैसा आपने कहा, एक व्यापक रूप लेता है। हाँ। प्रस्तावना लिखने वाले अनुज तिवारी और प्रियंका उपाध्याय दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि भाषा बहुत सरल रखी गई है, सहज, कोई भारी भरकम अलंकार नहीं। अच्छा। हाँ, इसका मतलब यही है कि कविताएं आम पाठक से मतलब सीधा जुड़ पाती हैं। अनुज तिवारी ने इसे बहुत अच्छे से कहा है कि ये काव्य यात्रा स्वांतः सुखाय से शुरू होती है, यानी अपने सुख के लिए, और फिर लोक मंगल यानी समाज के कल्याण की भावना तक पहुंचती है। ये बात तो कविताओं के विषयों में भी दिखती है ना? जैसे विषय सूची में एक तरफ तो माँ का साया, बेटियां, जज्बाती लड़के जैसे निजी रिश्ते हैं। हाँ, निजी अनुभव। और वहीं गुरु की महिमा भी है। ये एक व्यक्तिगत दायरा दिखाता है। जी हाँ, लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक चिंताएं भी उतनी ही साफ है। जैसे वो कविता आज भगवान अवकाश पर है। शीर्षक ही अपने आप में सोचने वाला है। हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है इसका? हाँ मतलब कविता का सार यही है कि भाई सिर्फ पूजा पाठ ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो जरूरतमंद है उसकी मदद करना ही असली ईश्वर भक्ति है। अच्छा, जैसे वो लिखती हैं, गर्मी में किसी बच्चे के लिए छांव बन जाना या सर्दी में कांपते किसी को राहत पहुंचाना। तो ये एक तरह का सामाजिक कटाक्ष भी है, पर सरल शब्दों में। और ये सामाजिक जुड़ाव सिर्फ यहीं तक नहीं है, कोरोना काल पर भी कविताएं हैं। हाँ, वो भी हैं। चाइनीज कोरोना, लॉकडाउन, मजदूर का पलायन, ये तो उस मुश्किल दौर की सीधी तस्वीरें पेश करती हैं। वो दर्द, वो लाचारी, ऐसा लगता है जैसे उस वक्त का कोई दस्तावेज पढ़ रहे हो। सही कहा, बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जीवन का दर्शन और वो आत्मचिंतन वाला पहलू भी है। हाँ, जैसे एक कविता है ए मनुष्य। वो सीधे पाठक से जैसे बात कर रही हो कि भाई इंसानियत बनाए रखो और ये जो मैं का बादल है, अहंकार, उससे बचो। गहरी बात है। और इसी तरह नारी शक्ति है, जिसमें महिलाओं को उनकी अपनी ताकत याद दिलाई गई है कि क्यों भूल गई हो शक्ति स्वरूपा अपनी ही पहचान को। तो ये कविताएं सिर्फ भावनाएं नहीं जगाती, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती हैं। तो अगर हम इन सब धागों को देखें, निजी रिश्ते, समाज, कोरोना, जीवन दर्शन, क्या यही सब मिलकर वो गुलदस्ता बनता है जिसका जिक्र प्रस्तावना में है? हाँ, काफी हद तक। लेकिन बात सिर्फ विविधता की नहीं है। जो चीज इसे खास बनाती है वो शायद ये है कि इन अलग अलग फूलों को, मतलब व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक मुद्दे, दर्शन, इन सबको एक ही सरल सीधी भाषा के धागे में पिरोया गया है। अच्छा। प्रियंका उपाध्याय ने भी इस ओर इशारा किया है कि मुश्किल हालात में भी एक सकारात्मकता, एक उम्मीद बनाए रखने की कोशिश दिखती है। तो ये दिखाता है कि गहरी से गहरी बात भी आसान जुबान में कही जा सकती है और वो सीधे दिल पर असर करती है। शायद यही संग्रह की खासियत है, सादगी में गहराई। यानी आत्ममंथन सिर्फ कवियत्री का अपना मंथन नहीं रह जाता, बल्कि ये पढ़ने वाले को भी अपने आसपास की दुनिया को, रिश्तों को, समाज को, जीवन की सच्चाइयों को एक सरल नजरिए से देखने का मौका देता है। बिल्कुल। ये कविता दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की भावनाएं और अनुभव हम सबके साझे अनुभव बन सकते हैं, है ना? और शीर्षक आत्ममंथन इसीलिए बहुत सटीक लगता है, क्योंकि ये पढ़ने वाले को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने, अपने विचारों और भावनाओं पर मंथन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और यहीं पर हम शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। अगर हमारी अपनी जिंदगी भी ऐसे ही विचारों और भावनाओं का एक गुलदस्ता है, तो हम कितनी बार रुक